नमस्कार विद्यार्थियों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पर अंतिम व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने जो क्रिप्स मिशन आया उसके बारे में चर्चा की थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया, किन परिस्थितियों में उसकी घोषणा हुई, कांग्रेस ने उसको आंदोलन को करने की महात्मा गांधी जी को स्वीकृति दी और 9 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने कांग्रेस कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को और महात्मा गांधी जी को बंदी बना लिया था। फिर जून 1945 में वेवेल योजना के अंतर्गत शिमला सम्मेलन हुआ। कुछ मूल सिद्धांतों पर सहमति भी हो गई, जैसे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, युद्ध प्रयासों में पूरा सहयोग जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तथा युद्ध की समाप्ति पर वायसराय की पुनर्गठित कार्यकारिणी परिषद का कायम रहना। ये बातें चल रही थी कल के व्याख्यान में। किंतु कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता के प्रश्न पर सम्मेलन में गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। एक और हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों की दृष्टि में 9 करोड़ मुसलमानों को कार्यकारिणी परिषद में 25 करोड़ हिंदुओं के बराबर स्थान देना एक असंगत बात है। दूसरी ओर जिन्ना का आग्रह था कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग का ही होना चाहिए, जबकि कांग्रेस सभी स्वर्ण हिंदुओं को मनोनीत कर सकती थी। जिन्ना की मांग का मुस्लिम लीग के अलावा और सभी दलों ने विरोध किया। शेष दल जिन्ना की इस मांग से सहमत नहीं थे। कांग्रेस ने स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिए जाने वाली जो बात है उसको किसी प्रकार मान लिया, किंतु वह जिन्ना के अथवा मुस्लिम लीग के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के दावे को स्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं और उनका मनोनयन कांग्रेस करेगी, ऐसा कांग्रेस का मानना था। सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसी स्वीकृति का अर्थ यह होता कि कांग्रेस एक विशुद्ध हिंदू संस्था है और उसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय संस्था होने तथा सारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो दावा है वो केवल एक थोथा दावा है। व्यवहारिक स्तर पर जिन्ना की शर्त को मान लेने का नतीजा यह होता कि कांग्रेस मौलाना आज़ाद जैसे किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को अथवा किसी पारसी को अथवा ईसाई को स्वर्ण हिंदुओं के स्थान पर भी मनोनीत नहीं कर सकती थी, जो उन राष्ट्रवादी मुसलमानों और अन्य राष्ट्रवादी अल्पसंख्यकों के साथ में गहरा विश्वासघात होता, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ मिलकर के अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, कारावास भुगता। ये फिर उस वहाँ पर विश्वासघात था। और ये कांग्रेस इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर सकती थी। अतः कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ऐसा कोई सुझाव नहीं मान सकती जिसके द्वारा उसके राष्ट्रीय चरित्र पर आँच आए। राष्ट्र की भक्ति अवरुद्ध हो गई और वह एक सांप्रदायिक
अवरुद्ध हो जाए राष्ट्र की भक्ति और वह एक सांप्रदायिक संस्था मात्र रह जाए, ऐसा कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, मौलाना आज़ाद ने स्पष्ट किया। जिन्ना की जो हठधर्मिता थी और जो उसका दुराग्रही रवैया था, उसके कारण शिमला समझौता असफल हो गया। उस समय देश में मुस्लिम लीग की स्थिति ऐसी नहीं कही जा सकती थी कि उसे मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था माना जा सके। मुस्लिम बहुमत वाले 6 प्रांतों में से केवल 2 प्रांतों असम और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकारें थी और इन दोनों में भी लीग सरकारों को कांग्रेस के सहयोग की अपेक्षा थी। कांग्रेस का विचार अपनी सूची में राष्ट्रीय, एक मुसलमान, एक भारतीय ईसाई, एक पारसी और केवल 2 हिंदू मनोनयन करने का था। किंतु जिन्ना की हठधर्मी से कोई समझौता नहीं है उसका, और 29 जून को शिमला समझौता 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेवेल ने विभिन्न दलों से कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता के लिए नामों की सूची मांगी और इन सूचियों के आधार पर सम्मेलन की सहमति से उन्होंने स्वयं एक अस्थायी सूची तैयार करने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग तथा यूरोपियन ग्रुप के अतिरिक्त सभी दलों ने अपनी सूचियां वायसराय को दे दी। वायसराय ने जो सूची तैयार की उसमें मुस्लिम लीग के मुख्य नेताओं के 5 नाम चुनकर रखे गए। इसके अतिरिक्त 5 सदस्य कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, एक सिख प्रतिनिधि था, 2 अनुसूचित जातियों के थे तथा एक पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर हयात खां का नाम था। किंतु जब यह सूची उन्होंने जिन्ना के सामने रखी तो जिन्ना ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें 2 मुसलमान ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, यानी कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे। अंतिम प्रस्ताव में वायसराय ने मुस्लिम स्थानों में से केवल एक स्थान मुस्लिम लीग से बाहर, जो खिजर हयात खां है, कि जो यूनियनिस्ट पार्टी थी को देना चाहते थे, पर जिन्ना को वह भी मंजूर नहीं हुआ और अंत में 14 जुलाई को वायसराय ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी। मौलाना आज़ाद ने यह स्पष्ट अभिमत प्रकट किया कि अगर जिन्ना के विरोध के कारण सम्मेलन भंग न हो गया होता तो परिणाम यह होता कि 14 सदस्यों की परिषद में 7 मुसलमान होते, जबकि उनकी संख्या भारत में चौथाई 1/4 है। यह कांग्रेस की उदारता का प्रमाण और मुस्लिम लीग की मूर्खता का परिचायक था। कहने को तो लीग मुसलमानों के हितों की रक्षा करती थी, किंतु वस्तुतः उसके विरोध के कारण ही अविभाजित भारत की सरकार में मुसलमानों को इतना बड़ा भाग सम्मेलन में नहीं मिल सका। वो जो सूची बनाई वायसराय की, वो यदि उसको स्वीकार कर लेता जिन्ना तो एक अलग बात होती, ऐसा आज़ाद साहब का मत रहा। यद्यपि शिमला सम्मेलन असफल रहा, फिर भी उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों की स्वाधीनता की जो मांग है, अब उसे अधिक दिन तक टाला नहीं जा सकता। आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज और नौसेना विद्रोह की घटनाओं से विदेशी हुकूमत यह समझ गई कि अब उसे भारत छोड़ना होगा। युद्ध के दिनों में अंग्रेज शासकों ने बराबर कहा था कि युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा। सैनिकों ने उनका विश्वास किया था और वे पूरी शक्ति से मित्र देशों के अन्य सैनिकों के साथ मिलकर लड़े। असैनिक सरकारी सेवाओं में भी
बड़ी वफादारी के साथ भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया, किंतु जब युद्ध समाप्त होने पर भी अंग्रेज स्वाधीनता के प्रश्न को टालते करते दिखाई दिए तो उनके प्रति सभी का विश्वास उठने लगा। सरकारी कर्मचारी और सेना के तीनों अंगों के भारतीय सैनिकों की भावनाओं और दृष्टिकोण में जो मूल परिवर्तन आया वो अब जो अपने अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं उनका स्टेटमेंट विद्यार्थियों में आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ। सशस्त्र सेना के तीनों अंग देशभक्ति की एक नई भावना से प्रेरित थे। वस्तुतः उनमें इतना उत्साह था कि जब वे किसी कांग्रेस नेता को देखते तो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते थे। इन दिनों मैं जहां कहीं भी गया, सेनाओं के नौजवानों ने बाहर आकर मेरा स्वागत किया और अपनी सहानुभूति, अपना श्रद्धा और अपना विश्वास प्रकट किया और विश्वास दिलाया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके यूरोपीय अफसरों की प्रतिक्रिया क्या होगी। जब मैं कराची गया तो नौसेना के अफसरों का एक दल मुझसे मिलने आया और मुझे विश्वास दिलाया कि यदि कांग्रेस आवश्यक आज्ञा जारी करे तो वे कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और यदि कांग्रेस और सरकार के बीच संघर्ष हुआ तो वे कांग्रेस का साथ देंगे, सरकार का नहीं देंगे। मुंबई में भी सैकड़ों अफसरों ने ऐसी ही भावनाएं अभिव्यक्त की। यह भावनाएं केवल अफसरों में ही नहीं अपितु सैनिकों में भी व्यापक रूप से फैली हुई थी। विद्यार्थियों, ये मौलाना आज़ाद साहब का स्टेटमेंट, जिससे हमें मालूम चलता है कि उस समय तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, उन सैनिकों की भावनाएं क्या थी। सितंबर 1945 में लंदन से प्रधानमंत्री एटली और सम्राट ने आश्वासन दिया कि भारतीय जनमत के नेताओं के सहयोग से ब्रिटिश सरकार भारत में पूर्ण स्वराज्य की यथाशीघ्र स्थापना का पूरा प्रयत्न करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद के सुझाव पर वायसराय ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक स्वस्थ और सहानुभूतिपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होने में बड़ी सहायता मिली। मार्च 1946 के अंतिम चरण में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के साथ विचार विमर्श के दौरान मौलाना आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब मिशन ने आज़ाद से संघीय केंद्र की संरचना पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा तो आज़ाद ने जवाब दिया कि कांग्रेस कार्य समिति के परामर्श किए बिना वह इस मसले पर कांग्रेस का अभिमत प्रकट नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, ध्यान रहे कि मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन कितने डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो मीटिंग है उसमें जो फैसला होगा उसके बाद ही वो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने कहा। मौलाना आज़ाद का व्यक्तिगत विचार पूर्ण स्वतंत्रता और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के पक्ष में था। अंतरिम काल के लिए उन्होंने एक अस्थायी सरकार की वकालत की जिसमें 15 मंत्री हों, 11 प्रांतों के हों और जो 4 हैं वो अल्पसंख्यकों के हों। आज़ाद का मत था कि संघीय सरकार 2 प्रकार के विषय संभाले, अनिवार्य और ऐच्छिक, तथा ऐच्छिक विषयों का चुनाव प्रांतों की राय पर निर्भर करे जिनमें की अवशिष्ट शक्तियां निहित हों। मौलाना साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। पाकिस्तान निर्माण के प्रश्न पर उनका दृढ़ विचार था कि यह सांप्रदायिक समस्या का कोई एकमात्र हल नहीं है।
उल्टे इससे तो भारत के मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। मौलाना आज़ाद ने कहा, आमने सामने दो राज्यों के उदय से एक दूसरे के अल्पसंख्यकों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, उल्टे आपसी वैर भाव बढ़ेगा, उलझनों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब मौलाना आज़ाद साहब के अपने व्यक्तिगत विचार। विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन योजना के दौरान बातचीत के अनेक दौर चले और मौलाना आज़ाद साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुस्लिम लीग पाकिस्तान राज्य की एक अलग देश की स्थापना के लिए अड़ंगेबाजी की नीति पर चलती रही। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई के दौरान देश के विभिन्न भागों में व्यापक दंगे फसाद हुए, भारी संख्या में मारकाट हुई। मौलाना आज़ाद के शब्दों में 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ते की महानगरी में रक्तपात, हत्या और भय की बाढ़ में डुबो दिया इस पूरे शहर को। ऐसी घटनाएं घटी जिनकी जब तक के इतिहास की कोई मिसाल नहीं थी। सैकड़ों जाने गई, सहस्त्रों व्यक्ति घायल हुए, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो नष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने जुलूस निकाले जिनमें लूट मार करने और आग लगाने की वारदातें उन्होंने की। अक्टूबर 1946 के अंत तक वायसराय लॉर्ड लेवल ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए किसी प्रकार राजी कर लिया। 26 अक्टूबर को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया और 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि सरकार में शामिल हो गए। किंतु लीग ने अपना मिशन योजना की स्वीकृति वापस लेने तथा सीधी कार्रवाई करने का 29 जुलाई का प्रस्ताव जो उन्होंने पहले पारित किया था उसको रद्द नहीं किया। परिस्थितियां विषम होती गईं। ऐसी परिस्थितियों में मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, जिसका भारत के बारे में इससे पहले कोई अनुभव नहीं था। विद्यार्थियों, यह अधिकारी आना नहीं चाहता था, इसको मजबूर किया गया आने के लिए, क्योंकि अब भारत में परिस्थितियां उलझी हुई थी। अब देश का बंटवारा होना था। नए वायसराय ने विभाजन की अनिवार्यता को समझा। माउंटबेटन योजना स्वीकृत हुई, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु विभाजन की कीमत पर उसका शरीर का एक हिस्सा काटकर पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना दुनिया के नक्शे पर। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक राष्ट्रीय सरकार बनी और उसमें मौलाना आज़ाद साहब शिक्षा मंत्री बने, देश के पहले शिक्षा मंत्री, और जीवन पर्यंत वो इसी पद पर रहे। और 1958 में इस महान व्यक्ति, ये जो देश के एक महान नेता, इनका ये अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना आज़ाद साहब, विद्यार्थियों, हमने चर्चा में 4 व्याख्यानों की चर्चा में हमने पाया कि मौलाना आज़ाद साहब में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। शुरू से ही वो अपने देश से प्यार करते थे और सभी मज़हबों का सम्मान करते थे, सभी मज़हबों को प्यार करते थे और आपसी मेल जोल तालमेल के साथ भारत का जो एक स्वरूप हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विविधता में एकता, उस विविधता में एकता के पक्षधर थे।
और इसी पर वो जीवन पर्यंत चलते रहे। जब मुस्लिम लीग बन गई और मुस्लिम लीग के एजेंडे तय हो रहे थे, उस समय कांग्रेस की तरफ से जो मुखर विरोध जो हो रहा था मुस्लिम लीग के कारनामों का, वो मौलाना आज़ाद साहब की तरफ हो रहा था। मौलाना आज़ाद का बिल्कुल स्पष्ट मत था कि ये दोनों जो बड़ी यहाँ की कौम है, इनके लिए दो अलग देश आप बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान तब भी नहीं होगा। अल्पसंख्यकों की संख्या जो समस्याएं हैं दोनों ही तरफ वो और बढ़ेंगी और ये विभाजन इतना आसान नहीं होगा, ज़्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी। मौलाना आज़ाद साहब का जो अनुमान था वो सही था। जब देश का विभाजन हुआ, लोगों ने जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भारत आए, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। वो जो समय है, उस समय को जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं विद्यार्थियों। मानवता इतनी शर्मसार पहले कभी नहीं हुई थी, आज तक नहीं हुई है जितना उस विभाजन के समय में हुआ। नेताओं को अनुमान ही नहीं था, जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको अनुमान ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन कलाम साहब, मौलाना अब्दुल कलाम साहब आज़ाद को इसका पहले से एक उनके मन में ये जो भय था, वो भय हमने वहाँ पर उसका चित्रण वहाँ पर देखा। तो मौलाना आज़ाद साहब के बारे में कि वो एक भारत के महान नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, भारत को एक प्रसन्न भारत, एक सुखी भारत, एक समृद्ध भारत के रूप में भारत को वो देखना चाहते थे, भारत की जनता को वो देखना चाहते थे। अपने देश, अपनी भारत भूमि, अपनी मातृभूमि से वो बहुत प्यार करते थे। उनके सामने भी प्रस्ताव आया था पाकिस्तान निमंत्रण का कि मुसलमानों के लिए जो देश बना है, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल एकदम खारिज कर दिया। इस देश में जन्मे और इस देश की मिट्टी में ही वो सुपर्दे खाक अपने अल्लाह के पास चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।